हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में श्याम्स क्लासेस में। आज 12th क्लास का हम लेकर आए हैं पोल साइंस का 4th पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज बात करने जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है गुट निरपेक्ष नीति? भाई, गुट निरपेक्ष नीति का मतलब होता है जब कोई देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता, बल्कि विभिन्न गुटों से एक समान दूरी बनाए रखता है, यानी कि जितने भी गुट हैं उनसे बराबर अलग रहता है बिल्कुल, और मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। इसी नीति को हम गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। यानी कि गुट में सैनिक गुटों में शामिल भी नहीं होता और उनसे दोस्ती भी बनाए रखता है। अब एक तरफा दोस्ती नहीं कि मतलब जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध था तो अमेरिका की तरह रुझान था, या वे सोवियत संघ के बराबर दूरी बनाए रखे था ताकि दोनों में मनमुटाव ना हो। आगे चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश आजाद हुए थे। जितने भी देश आजाद हुए थे उस समय पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही इन नए स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। यानी कि पूंजीवादी कौन? अमेरिका। और साम्यवादी कौन? सोवियत संघ। ये दोनों चाह रहे थे कि जितने भी देश आजाद हुए, जितने भी स्वतंत्र देश हैं, सब हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन जो कुछ स्वतंत्र देशों ने जो महाशक्तियों के गुटों से दूर रहने का फैसला किया, और इसी तरीके को हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। यानी कि छोटी सी बात कहें, गुटों से दूर रहना। क्योंकि यार देखो, अगर अमेरिका के गुट में शामिल हो गए तो सोवियत संघ के दुश्मन बन जाएंगे, और सोवियत संघ में अगर शामिल हो गए तो अमेरिका के। भैया, दुश्मनी बनाकर क्या विकास कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए ये नीति जो है भारत ने अपनाई थी। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर 5 देशों ने जो थी भूमिका निभाई थी। यानी कि शुरुआत में तो यार कोई भी राजी नहीं था। वो 5 बंदे कौन कौन थे बात कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 5 देश थे उनके कौन से प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, कौन कौन से शामिल हुए। तो 5 देशों में पहले बात कर लेते हैं। एक भारत था, घाना था, इंडोनेशिया था, मिस्र था और यूगोस्लाविया। तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। घाना के प्रधानमंत्री वाने एनक्रूमा थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो। इनमें सबको आपको याद करना पड़ेगा कि किसी भी देश में पूछ सकते हैं। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो 5 देश थे उनमें से यूगोस्लाविया का नेता क्या था या मिस्र का क्या था, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो आप जरूर इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं। इन 5 नेताओं की कोशिशों की वजह से ये पहला शिखर सम्मेलन, यानी कि जो पहला सम्मेलन किया गया था वो बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड में जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। यानी कि 5 नेता तो मेन थे, बाकी देश से देखने आए थे। भैया हाँ भाई, क्या है आंदोलन में, ये क्यों बना रहे हैं, तो पर्यवेक्षक की तरह देखने आए थे। और आज बात करें, इसी आंदोलन में इतना सफल हो गया कि 118 देश इसमें शामिल हो गए। तो यानी कि तारीफे काबिल है, और 118 कम नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। गुट निरपेक्ष नीति बनाई क्यों गई? भैया इसकी मेन कारण थे शीत से बचे रहना। सबसे मेन कारण था भैया शीत युद्ध से बचना। शीत युद्ध में 2 बंदे अपने चक्कर में बाकी देशों को पीस रहे थे, अमेरिका एक तरफ और सोवियत संघ दूसरी तरफ। तो दोनों के बीच में जो शीत युद्ध था उससे बचे रहना, नहीं तो बेकार में दुश्मनी होती। ऊपर से सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखना, अलग रह के अपना विकास करना। हाँ सही बात है, अलग रहेंगे तभी तो विकास करेंगे। भाई अगर सैन्य गुट में चले जाते वहां पे पैसा भी देना पड़ता और बताओ हथियार भी बनाने पड़ते। इससे दोनों से छुटकारा मिल गया। दोनों विश्व शक्तियों के वर्चस्व से बचना चाहते थे। भैया किसी के भी वर्चस्व में नहीं आना है। मान लो अगर अमेरिका चिढ़ गया हमसे तो बदला लेगा, गुस्सा दिखाएगा, युद्ध करेगा। इसीलिए भैया दोनों के वर्चस्व से बचने के लिए, ऊपर से हथियारों की जो होड़ लगी थी उससे बचने के लिए, जितने भी अमेरिका के साथ साथी थे वो सब हथियार बनाने में लगे थे, और जितने भी सोवियत संघ के साथ थे वो भी हथियार बना रहे थे। इससे भैया लाखों करोड़ों का खर्चा होता। इसलिए इन देशों ने सोचा भैया हथियारों की होड़ से बच जाएंगे तो पैसा बच जाएगा और देश का विकास करेंगे। बिल्कुल सही करा। किसी भी देश की नीति का अनुसरण न करना। ऊपर से अगर ये इसलिए भी गुट निरपेक्ष अपनाया ताकि हमें ना तो पूंजीवादी अपनाना पड़े ना तो मिश्रितवाद अपनाना पड़े। भैया अपने तरीके से हम अपनी नीति अपनाएंगे और देश का आर्थिक विकास करना चाहते थे। यानी कि ये चाहते थे कि बस व्यापार करें हर किसी के साथ। तो व्यापार करने से तो विकास होगा या कि हथियार से? नहीं, सभी के साथ मिलकर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। यानी कि भैया अब मान लो देखो, जितने भी साथी अमेरिका की तरफ थे, तो आप अगर सोवियत संघ की तरफ चले आते हो तो आप सारे उतने सभी देशों के दुश्मन हो जाओगे जो अमेरिका के साथ हैं।
तो भैया फिर मिलकर तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ ही नहीं सकती। इसीलिए भारत ने कहा अगर हम इस गुट से शामिल नहीं होंगे भैया, अगर हम सैनिक गुट में नहीं होंगे तो हम आराम से मिलकर व्यापार तो कर सकते हैं ना। यही कारण थे गुट निरपेक्ष नीति के अपनाने के कारण। आगे चलते हैं, गुट निरपेक्ष की खासियत बताइए भाई, विशेषताएं बताइए इसकी। सबसे पहले इसकी खासियत है सभी देशों के साथ शांति बनाए रखना। इसकी पहली ये नीति थी कि भैया सभी देश मिलकर शांति बनाए रखेंगे, युद्ध नहीं करेंगे एक दूसरे से, बाकायदा निशस्त्रीकरण अपनाएंगे, यानी कि कोई भी शस्त्र नहीं बनाएगा। देखो शस्त्र नहीं बनाएंगे, एक तो पैसा बचेगा, प्लस उसको हम अपने देश में विकास में यूज कर सकते हैं, और साथ साथ में इससे युद्ध की भावना भी नहीं रहेगी अगल बगल। अच्छा, और किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। साफ बोल दिया गुट निरपेक्ष के लोगों ने, जितने भी देश अगर गुट निरपेक्ष में शामिल होना चाहते हैं वो सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे भाई। फिर तो भैया अगर शामिल होना है तो भैया गुट निरपेक्ष आप छोड़ दो, ठीक है। ये लोग साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध करते हैं, ना तो कोई ताकतवर हो ना कोई गुलाम हो, बिल्कुल दोनों के खिलाफ थे। एक तो भारत ही इतने साल तक उपनिवेश रहा है। अगला, यूएनओ का समर्थन देंगे, बिल्कुल हर क्षेत्र में यूएनओ का समर्थन देंगे, जो यूएनओ कहता है उसकी नीति को अपनाएंगे, ऐसा इनका मानना था। अगला पॉइंट है सदस्य देशों की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मदद करना। इसका मतलब है हम जितने भी मेंबर बनाएंगे गुट निरपेक्ष में भैया, जिसके साथ प्रॉब्लम होगी, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर चीज से मदद करेंगे। यही नहीं, सभी देशों के कल्चर का भी सम्मान करेंगे। कोई ये गोरा काला ये सब नहीं करेंगे, कल्चर को वैल्यू देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे। अगला, आत्मनिर्भर बनना और सदस्य देशों के आत्मनिर्भर बनाना, मतलब और खुद भी हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे और दूसरे देशों को भी बनाएंगे। इस तरीके से ये गुट निरपेक्ष नीतियों की विशेषताएं थी। अगला चलता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, यानी कि पॉपुलैरिटी। गुट निरपेक्ष ऐसा क्या कर रहा था जिससे देश में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। यार 5 बंदों ने बनाई चीज में कैसे 118 बंदे जुड़े होंगे, कुछ तो खासियत होगी। हाँ बिल्कुल, तो उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी। सबसे पहले विश्व शांति। भैया गुट निरपेक्ष जो है विश्व शांति को हमेशा संरक्षित करने का प्रयास में रहा है। इसने जितने भी सदस्य थे वो देश आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया साबित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, ये पूरे विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है, यूएनओ में भी। तो गुट निरपेक्ष खासकर इसके लिए आवाज उठाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी देश की क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखता है, उनकी संप्रभुता को बनाए रखता है, उनकी कोई भी नीति की अवहेलना नहीं करता है, यानी कि सभी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता है बिल्कुल। और इनके विचारों को बार बार दोहराया भी जाता है कि भैया हम किसी का वो नहीं करेंगे। लेकिन देखो ना, अब अमेरिका का सैनिक गुट है, अमेरिका जबरदस्ती जिसको शामिल करता है ना, अपनी नीति भी अपना लेता है और पूंजीवादी भी थोप देता है। तो ये गलत हुआ ना, ये तो उनकी क्षेत्रीय अखंडता को ठेस पहुंच रही है। यानी कि गुट निरपेक्ष यही पॉपुलर हो गया कि यार बंदा ये गुट सही है जो किसी को भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ऊपर से न्याय संगत विश्व व्यवस्था। मतलब ये आंदोलन का मानना है कि विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। हमें न्याय संगत का मान लो, अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर रहा है या उस पर जबरदस्ती अपनी नीति थोप रहा है, तो ये पूरा गुट निरपेक्ष जो है, पूरा समूह यूएनओ पे जाके आवाज उठाता है, उनके अन्याय के खिलाफ होता है। बहुत बढ़िया है ये। आगे चलते हैं, विकासशील देशों के लिए एक मंच। बिल्कुल, आज विकासशील देशों में कई सारे मुद्दे मतभेद होते हैं। बिल्कुल, आज विकसित देश विकासशील में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, अपनी नीति थोप रहे होते हैं या उनके संसाधनों को दोहन कर रहे होते हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ा मंच है, यानी कि गुट निरपेक्ष उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को यूएनओ के सामने रखता है। इसका मतलब यानी कि गुट निरपेक्ष लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऊपर से सैनिक गुटों से अलग रहना, इसकी अगर संकट से बचना है तो साफ बोला इसने, एक तो सैनिक खर्च से दूर रहोगे, शस्त्र से दूर रहोगे और युद्ध से भी दूर रहोगे, इसलिए सैनिक गुटों से अलग रहता है। ये आर्थिक असमानता से उन्मूलन करने के लिए भैया इसका मेन मोटिव है गुट निरपेक्ष का, यानी कि जितने भी सदस्य गुट निरपेक्ष में होंगे उन पे शिक्षा, बेरोजगारी जो है, यानी शिक्षा पे जोर दिया जाएगा, बेरोजगारी कम की जाएगी और जो आर्थिक असमानता हो रही है यानी कि अमीर गरीबी, उसको भी कम किया जाएगा। और कई जितनी भी उग्र समस्याएं हैं उन सब को गुट निरपेक्ष खत्म करने में लगा हुआ है। अब आती है इसके आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पे प्रश्न चिन्ह। मतलब यार ऐसा क्या हुआ है जो गुट निरपेक्ष नीति पर लांछन लग रहा है, यानी कि कई लोग इसको कह रहे हैं, इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं, कुछ इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। ऐसा क्या है जो पॉपुलैरिटी कम हुई, कहाँ हुई? तो सबसे पहले भैया 1991 का खाड़ी युद्ध।
1991 में खाड़ी युद्ध अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इराक द्वारा जो अतुल्य भूमिका को नकारना इसकी अक्षमता को प्रकट करता है। मतलब जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था 1991 में, जिसका नाम था प्रथम खाड़ी युद्ध, उसमें जो हमला किया ना, गुट निरपेक्ष जो था कुछ नहीं कर पाया, यानी कि कुछ बोल ही नहीं पाया अमेरिका के खिलाफ, डरा हुआ था क्योंकि अमेरिका एकदम खूंखार की तरह लड़ रहा था इराक से। तो बेचारा भारत नहीं बोला और कई देश भी नहीं बोले, तो इसलिए इसकी बेइज्जती हुई कि गुट निरपेक्ष तो बड़ा बोलता था, ये संगठन तो हर जगह आगे आगे था, अब क्यों नहीं बोला इसने। ठीक, नेक्स्ट है विकास और सुरक्षा के मार्ग में बाधा। मतलब भारत, अगर बात करें, हमारे प्रधानमंत्री भारत को विकास और सुरक्षा के जिस मार्ग में ले जाना चाह रहे हैं, अभी भी वो नहीं हो पा रहा। यानी कि आज भी किसी भी देश का विकास नहीं हो पा रहा, भारत का ही नहीं हो पा रहा, बाकी देशों का भी नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है जो नीति अपनाई गई थी वो सफल नहीं हो पा रही है। असमान देशों में बना संगठन, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन गठन जो था असमान देशों को लेकर किया गया है, जैसे इन देशों को आपस में जोड़ने वाले तत्व का अभाव है। इसका मतलब है कोई बहुत अमीर है तो बहुत गरीब भी है, यानी कि किसी में ज्यादा ताकत है, ज्यादा हथियार है, या किसी देश में बिल्कुल ही हथियार नहीं है, तो असमान देश हो गए। तो ऐसे में बड़े देश अपनी अपनी चलाएंगे, छोटे देश कहाँ चला पाएंगे। तो असमान देश है, बराबर के होते तो आपस में एक दूसरे को जुट बना के रखते, जब बराबर के है ही नहीं है, एक देश अमीर है और एक देश गरीब है, तो कैसे बन पाएगी बात। इसलिए ये आंदोलन थोड़ा सा खिसक, मतलब रेंग रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है। अगला पॉइंट आता है कठिन समय में गुट निरपेक्ष द्वारा साथ न देना। बिल्कुल, भारत का जब युद्ध हुआ था 1962 में चीन के साथ, पूरे विश्व के आंसू आ गए थे कि यार भारत को बचाने वाला कोई नहीं था, जबकि इसका एक संगठन था गुट निरपेक्ष, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से 2002 का मुंबई आतंकी हमला हो, कोई साथ नहीं दिया हमारा, इतना बुरा हाल हुआ। तो इसका मतलब यही है ना, गुट निरपेक्ष बना तो लिया लेकिन ऐसी समस्याओं में साथ नहीं दिया, तो इस आंदोलन का फायदा क्या। अगला, निःशस्त्रीकरण का अनुसरण न करना। भैया गुट निरपेक्ष नीति का तो यही उद्देश्य था कि भैया हम शस्त्र नहीं बनाएंगे, ना अपने साथियों को बनाने देंगे। लेकिन भैया क्या है, भारत खुद इसमें नीति का अनुसरण नहीं कर रहा है। वो खुद बंदा इस संधि में साइन भी नहीं की है इसने, और इसने भी परमाणु बम बना लिया, तो भैया इसको तो तोड़ दिया ना, लोग इस पे हंस रहे हैं सारे। अगला है गंभीर मुद्दों पे प्रयास न करना। भैया देश में जैसे कि आतंकवाद को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके, शरणार्थियों की समस्या को लेके, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कोई भी एजेंडा तैयार नहीं कर रहा है, कोई भी नीति नहीं अपना रहा ताकि यूएनओ में इन बातों को रखे। शरणार्थियों की इतनी समस्या हो रही है, आतंकवाद की समस्या हो रही है, इन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो भैया इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। अगला है इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कुछ ना कहना, मतलब कुछ ना कहना। इसका मतलब है 2021 के अप्रैल में, जो अभी आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ है, लेटेस्ट जो हो रहा है, तो भारत उसके गुट निरपेक्ष सदस्यों कुछ भी बोलने से पीछे हट रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि गुट निरपेक्ष वैसे तो बड़ा साथ देता था, लेकिन अब इजराइल फिलिस्तीन पे इतना हमला कर रहा है, तो बताओ गुट निरपेक्ष कहाँ है, कहाँ वो यूएनओ पे जाके शिकायत नहीं कर रहा है, क्यों वो बोलने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कहीं अगर वो बोल देते इजराइल के दुश्मन बन जाएंगे, यानी कि डरपोक की नीति कहीं ना कहीं आ रही है। अगला है भारत का अमेरिका की ओर जो अधिक झुकाव। बताओ, भारत का मानना था कि भैया गुट निरपेक्ष दोनों से अलग अलग दूरी बना के रखेगा, लेकिन अब वर्तमान में इस समय भारत का सबसे ज्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है, और भारत भी अब पूंजीवादी की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी की वजह से ये आज अप्रासंगिक होता जा रहा है। आगे चलते हैं, अब आप करने जा रहे हैं नियो, यानी NIEO। ये आपका टॉपिक ऐड हो गया है, काफी पहले तो बहुत छोटा सा था, लेकिन अभी पिछले लास्ट ईयर ही आपका ऐड हो गया है, और इसके बारे में भी आपको अब जानना बहुत जरूरी है। ये है क्या, बात कर लेते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, NIEO, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं, क्या है ये आज। हाँ जी, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। भाई नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों को अपनी वैश्विक शोषक से रोका जाए। मतलब यानी कि ये वो नीति बनाई गई थी जिससे विकसित देशों के अत्याचारों से
अल्प विकसित देशों को बचाया जा सके। विश्व की आय साधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा किया जा सके ताकि विकासशील देश भी अपना विकसित देशों के बीच में जो अंतर है वो समाप्त हो सके। क्योंकि फायदा दोनों देश मिलके काम भले ही कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश अत्यधिक कमा रहे हैं और विकासशील देश ना के बराबर कमा रहे हैं। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। उसी अंतर को कम करने के लिए ये नई व्यवस्था बनाई गई थी। चलते हैं किस लिए। इस मांग को पहले तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गई, यानी कि जितने भी देश आजाद हुए थे, नौ स्वतंत्र जो गुलाम थे बेचारे, उन्होंने आजादी के बाद ये आवाज उठाई। उन सब ने मिलकर, उन्हीं को तृतीय विश्व कहा जाता है। पहले ये सबसे पहले बात उठाई गई थी 1962 में, और गुट निरपेक्ष देशों ने काहिरा सम्मेलन में उठाई थी, यानी कि भारत भी इसमें शामिल था। बिल्कुल, तो ध्यान रखना 1962 में ये बात उठाई गई थी, गुट निरपेक्ष देशों ने उठाई थी काहिरा में, जो इजिप्ट में है। फिर इसके बाद में 1917 में उठाई गई थी। यार बार बार उठाई जा रही है क्योंकि परेशानी बहुत हो रही थी। किससे? विकसित देशों से। 1970 में लुसाका गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी इसको दोहराया गया और इसे G77 के नाम से भी जाना गया। कौन थे G77? G77 का मतलब होता है ग्रुप 77, यानी कि विश्व में 77 देश जो थे, जो अल्प विकसित थे, इनके साथ अत्याचार कर रहे थे। कौन लोग? मात्र 8 देश, G8, ये देश थे जो विकसित देश है। इन लोगों ने इनके साथ अत्याचार कर रहे थे। तब जाके इन सब ने मिलकर एक नई अर्थव्यवस्था का आह्वान कर दिया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापार और विकास संबंधी सम्मेलन अंगटैड में एक टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब एक नया व्यापार पॉलिसी होनी चाहिए विकास के लिए, यानी कि ये यूएनओ के सामने प्रस्तुत की गई थी और इसकी स्थापना की घोषणा 1974 में यूएनओ ने की महासभा में कर दी गई कि हाँ भैया ऐसा कुछ होना चाहिए, अब इनके लिए नई नीति अपनानी चाहिए। इसे उत्तर दक्षिण वार्ता भी कहते हैं। ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण वार्ता भी कहते हैं। अब बात आती मांग क्या थी इनकी, यानी कि नई अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था थी वो मांग क्या थी, यानी कि वो क्यों ऐसा कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि क्यों वो नियो की मतलब नई अर्थव्यवस्था क्यों बनाना चाहते थे, क्यों अल्प विकसित, ऐसा क्या हो रहा था अल्प विकसित देशों के साथ जो इतना परेशान थे, वो नई नीति क्यों चाहते थे। स्टार्ट करते हैं नव उपनिवेशवाद का बढ़ना। मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी विकासशील देश यानी कि पिछड़े देश थे वो विकसित देशों से परेशान थे। विकसित देशों ने इन्हें उपनिवेश बना लिया था, यानी कि एक गुलाम की तरह बना लिया था। अपनी नीति फॉलो करवाएं, अपनी बातें मनवाएं, अपने नियम थोपें, अपनी नीति थोपें, बताओ, और व्यापार कर रहे हैं वहां पर। और विकासशील देश उनकी प्रभुसत्ता जो संपन्न, लेकिन व्यवहार में विकसित देशों द्वारा पूरा हस्तक्षेप हो रहा था, यानी कि विकसित देश इन पर इंटरफेयर कर रहा था, इनकी प्रभुसत्ता को हनन हो रही थी और विकसित देशों को आर्थिक नीतियों का भी शिकार हो रहे थे। बिल्कुल, विकसित देशों की जो आर्थिक नीतियां थी व्यापार करने की, ये शिकार हो रहे थे, इनका कोई भला नहीं हो रहा था। तो किससे कंप्लेंट करेंगे भैया? कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी ना, विकसित इतना देश परेशान कर रहे हैं लोग। ऊपर से बहुराष्ट्रीय निगमों की लज्जापूर्ण भूमिका, मतलब कहने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी तो इनके यहाँ पर आ गई विकसित देशों की सारी तकनीक वगैरह लेकर, और ये विकासशील देशों में कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर वहीं पे बेचकर भारी लाभ प्राप्त कर रहे थे। विकासशील बेचारे देश कहाँ बना पा रहे थे, उनके पास तकनीक नहीं थी और इसीलिए वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। तो क्या करते, ऊपर से उत्तर तथा दक्षिण देशों में गहरा अंतर। दक्षिण मतलब होता है विकासशील देश, और देशों में आर्थिक विकास के नाम पर गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं फैल रही थी। और जो उत्तर देश थे यानी कि विकसित देश, वो विलासिता में जी रहे थे। सभी देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करके फल फूल रहे थे, यानी कि ये सभी विकसित देश लाभ कमा रहे थे। बताओ, थोड़े से तकनीक के लालच में इन लोगों के देश में घुस जाते, इनके सारे संसाधन यूज करते, मतलब इनका बुरा हाल कर रखा था, और अपनी वस्तु तैयार करके इन्हें महंगे महंगे दामों में बेच रहे थे। अगला है गैट और WTO की प्रभावशीलता में कमी। मतलब भाई गैट एक, ये भी एक संस्था है, WTO भी संस्था है। गैट क्या होता है? एक जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था, यानी कि व्यापार करने की एक सामान्य नीति थी। और WTO क्या था? एक तरीके से व्यापार एक दूसरे देश में करवाते थे,
ये दोनों जो थे ना बहुत चालाक संस्था थी, ये दोनों विकसित देशों की कठपुतली बन गई। देश ने सोचा कि ये दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं, अरे ये तो कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। ये संस्थाएं विकासशील देशों को विकसित देशों के शोषण से बचा ही नहीं पा रही थी। ऐसे में ये संस्था फेल हो गई। तब क्या करते, ऊपर से संसाधनों का अत्यधिक दोहन। भैया विकसित देश बिना पूछे अल्प विकसित देशों का लगातार शोषण कर रहे थे। सारे संसाधन बिना अनुमति के ले लेते थे, मनमाने तरीके से दोहन। जैसे कि मतलब जितने भी विकासशील देश हैं उनके पानी में अत्यधिक पानी की प्रयोग कर लें, पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके पर्यावरण का हनन कर रहे हैं, ये सारी नीति थी। विकसित राष्ट्र द्वारा आर्थिक शोषण। भैया विकसित देश अल्प विकसित देशों में अपना तैयार माल अधिक कीमत में बेचते थे, कीमत में, और उनसे कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदते थे। इससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। ऊपर से ब्रिटेन वुड्स की असफलता। भाई अमेरिका और ब्रिटेन ने ही बनाई थी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली भैया, और ये प्रणाली विकसित देशों का हित कर रही थी। इसमें क्या कर दिया, खुली प्रतियोगिता, खुले मतलब कंपटीशन रख दिया। अरे कोई देश जो कमजोर है, एक लंगड़ा घोड़ा कोई किसी एक सही घोड़े की रेस में क्या जीत सकता है? वो एक लंगड़ा घोड़ा नहीं जीत सकता, भाग भी नहीं ले सकता। ऐसे ये लोग क्या कर रहे थे, ताकतवर देश विकासशील देशों में प्रतियोगिता को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये प्रणाली विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं पहुंचा रही थी। फिर क्या करना था भाई, विकासशील देश नहीं बर्दाश्त कर पाए कि उन्होंने कहा ना तो ब्रिटेन वुड्स अच्छा है हमारे लिए, ना तो हमारे लिए गैट अच्छा है, ना हमारे लिए WTO अच्छा है। और आखिर में क्या हुआ, विकसित देश द्वारा तकनीकी मदद नहीं देना। विकसित देश कितने चालाक थे, विकासशील देश जो तकनीक से संपन्न, ये देश विकासशील देशों में मुंह मांगी कीमत पर तकनीक का निर्यात करते थे। मतलब जो विकसित देश थे वो तकनीक से संपन्न थे। विकसित देश, हाँ जी, विकसित देश तकनीक से संपन्न थे। विकासशील देशों को मुंह मांगी कीमत पर तकनीक निर्यात कर देते थे। एक तो ना तो तकनीक बनाने का तरीका बताते थे इन्हें, और ना ही उन्हें कम कीमत पर तकनीक मुहैया कराई जाती थी। तो बताओ परेशान होंगे नहीं होंगे? एक तो तकनीक चाहिए विकासशील देशों को, बेचारों को मुंह मांगी रकम देनी पड़ती थी, सारा देश का पैसा बाहर चला जाता था। इस प्रकार हम अंदाजा लगा सकते हैं, इन मुद्दों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि विकासशील देश किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। इसीलिए उन्होंने नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की। अब इसके मुद्दे क्या थे, यानी कि वो चाहते क्या कहते हैं? इनका मानना था कि जितनी भी कंपनियां उस पर भैया पहले तो नियंत्रण रहे हमारे देश का, ठीक। विकासशील देशों को भी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो, ऊपर से तकनीक का आदान प्रदान हो, हमें भी तकनीक दी जाए, बताई जाए कैसे चलाई जाती है, हमें बताई जाए, और बनाते कैसे ये भी बताई जाए। और जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ये व्यवस्था है, इसका पूर्ण संशोधन किया जाए या बदल दिया जाए इसको नए तरीके से। अंतरराष्ट्रीय में भी संस्थाओं में पुनर्गठन किया जाए, यानी कि जैसे कि आपका गेट था उसे हटा दिया जाए, WTO इसमें थोड़ा चेंज किया जाए, ये सब था। और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व व्यापार में संरक्षणवाद की नीति का अंत हो जाए, यानी कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, व्यापार में संरक्षणवाद की नीति का अंत किया जाए, जो ये देश अपने आप को बचा लेते हैं और विकासशील देशों का शोषण करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये मुद्दे थे इनके नियो के। तो यहाँ तक आपका आज टॉपिक हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो इसमें हमने दो चीज पढ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। गुटनिरपेक्ष नीति के जितने भी MCQ आते हैं वो सारे इसी के अंदर हैं, और जितने भी नियो के क्वेश्चन है इस बार बहुत ज्यादा, जितना मटेरियल आपको बुक से नहीं मिलेगा ना, उतना मटेरियल मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो मेहनत की है तो उसका फल तो मिलना चाहिए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल में अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो भी तो आपको देखनी है, तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।